ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर खासकर युवाओं के लिए हम लेकर आए हैं युद्ध बने महान। आज हमारे स्टूडियो में ऐसी दिव्य आत्मा आई है जिन्होंने अपने जीवन के 21 साल तक ईश्वरीय ज्ञान में चलते हुए निर्विघ्न आगे बढ़ रही हैं। जी हाँ, और काफ़ी युवाओं की आप प्रेरणा स्रोत हैं। आज ऐसे दिव्य आत्मा का हम स्वागत करते हैं हमारे अरविंद भाई। अरविंद भाई ओम शांति। ओम शांति। अरविंद भाई, सर्वप्रथम ये बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? ओम शांति। सबसे पहले बाप दादा और भारत और पूरे विश्व के सभी कुमारों को फिर से मैं नमन करता हूँ और सबको ओम शांति। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, लौकिक जन्म हमारा बिहार प्रांत जो अपना है उसके अंदर वैशाली जिला में हुआ, जहाँ जैन धर्म के संस्थापक महावीर का भी जन्म स्थान है। वैसे वहाँ पे हमारा लौकिक जन्म हुआ। पढ़ाई भी आपने वहीं की? शुरुआती दौर की 10वीं बोर्ड तक की पढ़ाई मैंने बिहार में की और उसके बाद की जो पढ़ाई है होम टाउन जो मुजफ्फरपुर है, तो मैंने 12वीं की पढ़ाई के लिए मैं वहाँ प्रस्थान किया, जो कि घर से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और उसके बाद 12वीं जस्ट पास आउट ही किया था, रिजल्ट भी नहीं आया था। और उस ज़माने में दिल्ली में एक डॉक्टर का सपना लेकर मैं डॉक्टर की पढ़ाई के लिए दिल्ली 2001 में मैं आया। उसके पहले 1999 में पहले आया था, लेकिन उसी समय विजन बनाया था कि मैं अपनी हायर स्टडी बड़े शहर में करूँगा। तो 2001 में एक डॉक्टर बनने के सपना से मैं दिल्ली आया। अरविंद भाई, जैसे बचपन में छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप का, परिवेश का थोड़ा माहौल होता है, तो बचपन में भगवान के प्रति आपकी क्या आस्था थी? जिस परिवेश में मैं पैदा हुआ और जो आसपास का माहौल था, मैं बहुत ही एक सिंपल और मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया, जहाँ पे मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। और उस समय जो एक हमारे जो बिहार, उड़ीसा और बंगाल में जो होता है ट्रेडिशन, उसके अकॉर्डिंग सरस्वती पूजा हमारे यहाँ बहुत फेमस, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। सरस्वती पूजा और खासकर दुर्गा पूजा। तो सरस्वती माता की, खासकर मम्मा की हमने पूजा 11 साल की। अच्छा। बचपन काल में ही एक छोटा सा मेरा दोस्त था, उसने एक चेयर था हमारे रूम में, तो चेयर पे ही हमने छोटी सी मूर्ति बनाकर वो शुरुआत की और उसका लगभग 11 साल तक, फिर बाद में एक मंदिर बना। मंदिर के प्रांगण में हमने 11 साल तक जगदम्बा मम्मा की पूजा प्रार्थना लगातार बिना स्टॉप के 2 दिन फास्टिंग रखना। और भगवान के प्रति आस्था थी कि हाँ, लेकिन भगवान कौन है पता नहीं है। देवी देवताओं की पूजा हमारे घर में होते थे, तो हमने माता सरस्वती की पूजा बड़े धूमधाम से इनिशिएटिव लिया और 11 साल उन्होंने स्टॉप किया। ये अचानक आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कैसे आ गए? एक इसके लिए मुझे 2 दशक पीछे जाना पड़ेगा। जिस परिवेश से मैं पला बढ़ा और आगे बढ़ा, तो मैं दिल्ली आया। तो जब दिल्ली आया तो मैं पटेल नगर दिल्ली की बात कर रहा हूँ। उस समय हमारे एक बंगाली फैकल्टी थे जो हमें प्रोग्रामिंग सिखाते थे। तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा था, तो सरस्वती पूजा आ गया था, बसंत पंचमी। तो उन्होंने कहा कि अरविंद, आप करोल बाग से जाकर मूर्ति ले आओ और पूजा की व्यवस्था करो, यहाँ कोई पूजा नहीं कर रहा है, आप बिहार से भी हो। तो हमने वो इनिशिएटिव लिया और उसी समय में सिमल्टेनियस हम पूजा आराधना किए, बहुत अच्छे से धूमधाम से पूजा हुआ। वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने सपोर्ट किया और इंस्टीट्यूट में हमने सरस्वती माता जगदम्बा माँ की पूजा की। और वो पूजा करने के दरमियान क्या हुआ, एक इंसिडेंस हुआ कि वो फिर मूर्ति विसर्जन के टाइम आते हैं कल होके, तो सबने कहा कि यमुना जी में हम मूर्ति का विसर्जन करेंगे। लेकिन यमुना की हालात आज भी दिल्ली में बहुत बदतर है और उस समय भी मैं समझता हूँ यमुना बहुत ही गंदा था पानी उसका, लेकिन मैंने नज़दीकी से उसको देखा नहीं था। जब मैं मूर्ति विसर्जन के लिए गया तो मैं बड़े ही, जैसे गांव में होता है ना, पोखर में या पौंड में, रिवर में नहाने का बहुत शौक होता है बच्चों को, तो मुझे भी था ये उमंग सा कि मूर्ति विसर्जन करेंगे और अच्छे से नहाए वहाएंगे, यमुना जी में जाने का मौका मिल रहा है। लेकिन जैसे यमुना के कुछ दूरी पे ही थे तो बदबू बहुत ज़बरदस्त आने लगी। तो हमने कहा ये बदबू कहाँ से आ रही थी? बोले यही तो यमुना नदी है। मैं कहा ऐसा है क्या? काला पानी, पूरा झाग लगा हुआ। तो हमारा एक जैसे ज़मीन से होता ना, पैरों तले ज़मीन खिसक गया कि ऐसा यमुना होता है क्या? हमने यमुना का नाम बहुत सुना था। मैंने बोला मैं तो इस पानी में नहीं जाने वाला हूँ और इस मूर्ति को भी विसर्जन करने के मैं पापी नहीं बनूंगा। तुम लोगों को, मेरे जो फ्रेंड्स थे इंस्टीट्यूट के, मैं तुम लोगों को जो करना है, उन लोगों की भी हिम्मत नहीं हुई उस यमुना के अंदर जाना। तो 5-10 रुपये देकर वहाँ के जो बच्चे थे छोटे छोटे खेल रहे थे,
उनको हमने कहा कि मूर्ति विसर्जन तुम कर दो। तो एक कंट्रास्ट हुआ कि कितनी हमने आराधना से पूजा करी और उस मूर्ति को हम गटर में जाके डाल रहे हैं। तो एक छोटा सा मतलब वैराग्य सा आया मेरे जीवन में। और उसी के कुछ दिन बाद मैं ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में, होली का समय था और होली के समय ही एक दिल्ली में एक कल्चर है, वो पानी में गुब्बारे में पानी भर के और वो 2 दिन पहले से ही मारना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या एज होगी आपकी? मेरी एज समझिए 12वीं क्लास पास आउट, मतलब 18 साल की एज थी। अच्छा, यूथ एज में आप ब्रह्मा कुमारी संपर्क जी में आए। बिल्कुल। तो उसी समय में ब्रह्मा कुमारी का परिचय होली के समय, होली के 1 दिन पहले ही मुझे मिला। आपकी हॉबी क्या है? सबसे अच्छा मेरा हॉबी है दोस्त बनाना। मैं जहाँ भी जाता हूँ एक परमात्मा की ऐसी अंदर से क्रिएट होती है कि सब अपना परिवार है, विश्व अपना परिवार है, तो सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। वैसे तो कुटुंबकम की एक भावना जो है ज्ञान में आने के बाद बहुत अच्छी से जागृत हुई, सुनते थे। तो वो एक है कि अच्छे दोस्त बनाना, अच्छे लोगों के संग में आना। दूसरा एक है कि मैंने 18 साल की एज में ही दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक कैंसर पेशेंट को ब्लड दिया। अच्छा। तो मुझे ब्लड देने का भी बहुत शौक है, तो मैं साल में 2-3 बार तो ब्लड दे ही देता हूँ। और तीसरा ट्रेवलिंग का है, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ पूरे भारत को, विदेश को। अच्छा, तो कहाँ कहाँ आप विदेश में भी कहाँ कहाँ गए हैं? कि दुबई अच्छा। घूमने का चांस मिला। और दूसरा, दुबई तो मैं घूमने के ख्याल से गया था, लेकिन ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद लगभग आज 21 साल होने वाले हैं। 2016 में मैं इस ज्ञान मार्ग को चलते चलते लगभग समझिए कि 17-18 साल हो गए थे। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि कैरेबियन जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, जी जी, वहाँ पे अलग अलग देशों में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ सेंटर पे रहते थे? सेंटर पे रहते थे। अच्छा, किस प्रकार से वहाँ सेवाएं होती है? सेवाओं की जहाँ तक बात है तो सभी भाई बहनों को पता होगा कि इंडिया में जैसे हम बेसिक कोर्स 7 डेज का करते हैं, विदेशों में ऐसा नहीं होता है। विदेशों में कोर्स कराने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ के जो लोगों की भावनाएं हैं, उसको कदर करते हुए आपको पहले वहाँ की कल्चर को स्टडी करना पड़ेगा। क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं, क्या है। और फिर वहाँ आत्मा और परमात्मा, गॉड्स एंड कार्मिक अकाउंट्स और सोल, इन तीनों चीज़ों पे ही आप फोकस करके क्लास करा सकते हो। क्योंकि हिंदू धर्म में, हमारे इंडिया में बहुत सारे देवी देवताओं की गायन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सारे लोग यहाँ रहते भी हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर बहुत पुराना है भारत का, तो देवी देवताओं का गायन है। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनका सिविलाइजेशन 100 साल या 200 साल या 500 साल या 1000 साल पहले का है। तो उनके अंदर गॉड के प्रति एक अलग भावना है। वो ये शंकर जी, शिव जी और शिवरात्रि, गणेश पूजा, ये सब में विश्वास नहीं करते हैं। वो एंजल को मानते हैं, फरिश्ते को मानते हैं, और गॉड को एनर्जी के रूप में मानते हैं। तो वहाँ जो कोर्स कराने का तरीका है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से, वहाँ के जो ट्रेडिशंस उसके हिसाब से है। तो उसके लिए भी मुझे पढ़ना पड़ा, पहले स्टडी करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है विदेश में रहकर अपने मेंटल हेल्थ को देखना पहला, अपनी हैप्पीनेस इंडेक्स को पहले देखना, एंड देन यू हैव टू डू समथिंग फॉर अदर्स। तो वो सब भी मुझे सौभाग्य प्राप्त। सेंटर में रहना, ऐसे ऐसे देश में रहा मैं जहाँ 98% क्रिश्चियन कम्युनिटी, और वहाँ पे साइन बोर्ड भी ब्रह्मा कुमारी का लगाना नहीं है, वाइट ड्रेस कंप्लीट पहनना अलाउ नहीं है, और बैच लगाना भी कंप्लीट अलाउ नहीं। ऐसे देश में रहने का, तो वो सब चैलेंजेस को देखना और फिर वहाँ के लोगों में घुलना मिलना एक चैलेंजिंग था। तो ये सौभाग्य मुझे वहाँ प्राप्त हुआ। अरविंद भाई, जैसे कि आप यूथ एज में अमेरिका गए वहाँ पर, और जैसे जल्दी वीज़ा मिलता नहीं है, तो आपको ऐसे यूथ एज में कैसे वीज़ा मिल गया? और आप, ये भी एक R&D प्रोसेस रहा। मैं सेवा करते करते 2016 में मैंने एक IT कंपनी में जॉब करता था, और 2016 में मैं दुबई गया। दुबई ऐसे ही एक टूर बना था जाने के लिए, तो हम घूमने के ख्याल से गए थे। सेंटर पे रुके, ज्योतिका दीदी के सेंटर पे, ज्योति दीदी के सेंटर पे 10 दिन 15 दिन दुबई में थे हम। वो वापस लौटे तो एक दिल्ली में इनर स्पेस खुला, नेहरू प्लेस, जो एशिया का कंप्यूटर मार्केट है, लार्जेस्ट कंप्यूटर मार्केट इन द एशिया। वहाँ पे किसी भाई ने अपने को एक ऑफिस का जगह दिया। तो हमारे जो ब्रह्मा कुमारी के जो सीनियर ब्रदर्स में बिजवन भाई हैं और कालका जी सेंटर प्रभारी, उन्होंने मुझे इच्छा जाहिर की कि एक प्रोफेशनल भाई चाहिए सेंटर को चलाने के लिए। तो उस समय मेरा लगभग IT कंपनी में काम करते करते 10-11 साल हो गए थे। तो मुझे लगा कि, और मैं बहुत दिन से इच्छा जाहिर कर रहा था कि ये कंप्यूटर्स वर्ल्ड और ये IT कंपनी का जॉब थोड़ा सा छोड़कर कुछ सेवा में अपने आप को लगाना। सेवा तो हम पहले भी करते थे, लेकिन ब्रह्मा कुमारी के साथ कंप्लीटली इन्वॉल्व होकर सेवा करने का चांस मिल रहा था। तो मैंने फिर मधुबन आए,
बाबा से पूरा बातचीत की, एक तरह से रूढ़वान हुआ। पांडव भवन में हम ठहरे। बाबा को मैंने, क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, तो इनर स्पेस का पूरा एक डिज़ाइन लेके आया था मैं, जो कि मैं बाबा के सामने रखा, अपनी बात रखी, और 2-3 दिन मैंने अपने आप को लगाया कि क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, अचानक जॉब छोड़ना है, और ये लाइफ भी इतना आसान नहीं है, सस्टेन करना चैलेंजिंग, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो कैसे सब कुछ, बहुत सारा चीज़ें था माइंड में। तो मैंने एक हफ्ता लगाकर इस डिसीजन को लिया, और मैंने 2016 के जुलाई में जॉब से निवृत्त हुआ, एक तरह से VRS समझ लीजिए, लिया IT कंपनी से, और मैंने इनर स्पेस की सेवाएं शुरू की दिल्ली में। उसको करते करते लगभग 1 साल हुए थे, तो मुझे आगे की सेवा के लिए ज्ञान सरोवर आना पड़ा। तो ज्ञान सरोवर के 3D डिपार्टमेंट में मैंने 1 साल लगभग एनिमेशन और डिजाइनिंग में सेवा की। वो सेवा कर ही रहे थे, तो इसी बीच में डॉक्टर निर्मला दीदी से मेरा मिलना हुआ पर्सनली, और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि विदेशों में कई कंट्री ऐसे हैं जहाँ डेवलप नहीं है सेवाएं, जहाँ सेंटर्स तक नहीं है, जहाँ बहनों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वहाँ भाई भी थोड़ा जाए तो कंट्रीब्यूट करे, तो ऑलराउंडर सेवाधारी की ज़रूरत थी। और मैं सौभाग्य ये मेरा ऐसा रहा कि मैं शुरू से जब दिल्ली में ज्ञान में आया 2001 में, तो उस समय 2003 में ORC का ओपनिंग हुआ, ओम शांति टेस्ट सेंटर जिसको बोलते हैं, गुड़गांव का जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कैंपस है, वो हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। तो वहाँ हमने बहुत सारी सेवाओं को रूप दिया और सीखा, बहुत कुछ सीखने की इच्छा अभी भी रहती है, और मैं समझता हूँ जब तक जीना है तब तक सीखना है। दीदी कहती थी मर मर झुक झुक सीख सीख, और वो आपके अंदर दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर। तो ये इसको मैंने लेके जिया है शुरू से, चाहे वो कंप्यूटर की में डिजाइनिंग करने की सेवा की बात हो, चाहे वो झाड़ू पोछा लगाने की सेवा की बात हो, चाहे वो खाना बनाने की सेवा की बात हो, किसी भी सेवा में हमने कभी नाजी नहीं किया। हांजी का पार्ट बजाया, और हांजी इसलिए भी किया क्योंकि एक चीज़ जो ब्लूप्रिंट्स हमारे आत्मा में है, तो मैं सभी कुमारों को भी कहना चाहूँगा कि आपने ये ज्ञान लिया, बाबा ने हमारे 84 जन्मों को खोल के रख दिया है इस ज्ञान में। तो हम जैसे बच्चे ही बाबा के साइंटिस्ट बच्चे भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, कोई माता भी है, कोई बहन भी है। तो बाबा ने कहा कि आपने जन्म जन्म कौन कौन से पार्ट बजाए हैं बच्चे, मुझे पता है। तो मुझे लगा कि अरे जब एक साइंटिस्ट कोई बाबा का बच्चा ही बन सकता है, कोई इंसान ही बन सकता है, एक किसान भी कोई बन सकता है, एक डॉक्टर भी बन सकता है, तो हम ऐसा जन्म जन्म में कितने कर्म किए होंगे, कभी हम डॉक्टर रहे होंगे, कभी इंजीनियर रहे होंगे, कभी किसान रहे होंगे। तो हर वो कला हमारे अंदर होनी चाहिए, और सतयुग के लिए बाबा कहते हैं कि हर कला का डेवलपमेंट इस संगम युग, इस कॉन्फ्लुएंस एज में ही करना है। यहीं तो वाई नॉट तैयारी करके जाएंगे। हाँ, ना नहीं बोलना है। जो सेवा मुझे नहीं आती थी, एक छोटा सा इंसिडेंस मैं सुनाता हूँ, ये ORC का ही है। एक बार मैं किचन में गया, और वहाँ कुछ भोग लगाने के लिए कुछ लोग पकोड़े बना रहे थे। मुझे पकोड़ा बहुत पसंद भी है, और बनाने की इच्छा भी थी, लेकिन मुझे बनाने आता नहीं था। तो उस भाई ने अचानक मुझे पूछ दिया, वो कुछ जल्दी में था, तो उसने कहा कि आप पकोड़ा बनाना जानते हो? हाँ जानते हैं, क्योंकि घर में, जो कि आप जानते नहीं थे एक्चुअली, क्योंकि मम्मी को देखा हुआ था कि घर में गांव में कैसे बनाते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी जो किया, तो अंदर में कॉन्फिडेंट आया, और मैंने फिर उस कॉन्फिडेंट से ही, पता नहीं बाबा का क्या वरदान है, मैंने अच्छे पकौड़े बना दिए। तो उस भाई ने कहा कि अब तो अच्छा बनाते हो। तो बस एक बार बनाया, 2 बार बनाया, फिर घर पे आके प्रैक्टिस किया, फिर पकौड़े बनाने जान गए। ऐसे करके एक बार जलेबी बना रहे थे भाई, तो उसने कहा जलेबी बनाने जानते हो? मैं कहा हाँ जानते। तो बाबा को अंदर से लग रहा है कि झूठ बोल रहा हूँ मैं, लेकिन सीखने की इच्छा है। जी। तो सीखने की इच्छा, जहाँ इच्छा शक्ति है वहाँ कोई भी बाउंड्रीज मैं समझता हूँ नहीं होती है। तो इच्छा शक्ति ने मुझे खाना बनाने में भी मास्टरी हासिल कराई। यहाँ तक कि मैं जब विदेश में था, तो वहाँ की माताओं बहनों के साथ भी किचन में सेवा करना, वहाँ की भाइयों को खासकर इंडियन ट्रेडिशन का खाना खिलाना। और जब मैं किंगस्टन जमाइका में पहुँचा, तो जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड किया, तो वहाँ के एक भाई ने मुझे फ़ोन किया, जो बिजनेसमैन थे। बोले अरविंद भाई, पता है आप क्यों आए हो इस देश में? मैंने कहा कि हाँ, सेवा कर रहा हूँ, बाबा का सेवा के लिए। नहीं, आप हम सबको जलेबी बना के खिलाने वाले हो। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात हो, किसने बताया आपको? तो नहीं, डॉक्टर हेमलता बहन ने मुझे बोला, एक भाई इंडिया से आए हैं, उनको जलेबी बनाना आता है। और हम लोग 10 साल 20 साल हो जाते हैं इंडिया जाए हुए, क्योंकि हम लोग यही इधर के ही है, और कभी जाते भी तो इतना हड़ियप होता है कि हम यहाँ के डिश को टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप विदेश में जलेबी बना सकते हैं? तो फिर हमने विदेश में भी जलेबी क्या बनाया, उनको ट्रेनिंग भी दिया प्रॉपर। उनकी पूरे जितने भी NRI थे सब इकट्ठा हुए, गेट टुगेदर हुआ, और बड़ा अच्छा सेवा भी हो गई। ब्रह्मा कुमारी बहनें भी हमारे साथ थी, और हमने जलेबी की ट्रेनिंग भी दी। उनके जो वाइफ थे, उनके युगल थे, और उन सबको जलेबी भी बना के सौभाग्य प्राप्त हुआ खिलाने का, क्योंकि मैं जानता था, तभी तो बना पाया, और उसी से दिल जीता। और बहुत सारे लोग कॉन्टेक्ट में सेवा में वहाँ पे आए। वो निर्मला दीदी ने फिर आपको विदेश भेजा? हाँ, तो निर्मला दीदी से मिलना हुआ, निमित्त बनी,
और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि अरविंद भाई आप जा सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ तो सेवाएं करने वाले हैं बहुत सारे इंडिया में, ज्ञान सरोवर में और मधुबन में तो आते रहते हैं सेवाधारी। अगर आपको आप कर सकते हैं चैलेंज, क्योंकि ऐसे कैरिबियन कंट्री में कोई भाई जाकर वहाँ सेवा नहीं किया है अभी तक, तो आप जा सकते हैं और वो जॉब भी कर सकते हैं। हर तरह की सेवा वहाँ पे करनी पड़ेगी आपको। अच्छा। सेंटर में सारा मैनेजमेंट से लेकर किचन से लेकर अपना खाना बनाने से लेकर, ज़रूरत पड़े तो फिनेंशियल सपोर्ट भी आपको देना है। तो क्या सब कुछ कर सकते हैं क्या? क्योंकि उनको पता था कि मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, सालों मैंने आईटी में जॉब किया है, इंग्लिश कम्युनिकेशन सो ठीक ठाक है, और पासपोर्ट भी मेरे पास था। इंटरनेशनल जाने का एक तरह से दुबई होके आया था, तो एक एक्सपोजर भी था। और मैं क्योंकि हाँ जी करने का पार्ट और चैलेंजिंग हमेशा लाइफ में लेने के लिए मैंने हमेशा सोचा कि कुछ भी नया चैलेंज मिलता है तो सीखने को मिलता है। ये शुरू से ही एक अंतर्मन में ब्लूप्रिंट्स जम गया था अपने आत्मा में कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है बाबा के बच्चों के लिए खासकर। तो मैंने उस कैरिबियन देश में गया तो एक विदेश का बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला। हम कभी भी विदेश का अनुभव सुनते थे, वहाँ रहकर वहाँ अपने हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस को देखते हुए वहाँ के एनआरआई, वहाँ के सिटीजनशिप के साथ सेवा करने का एक बहुत बड़ा चांस बाबा ने हमें दिया। बहुत सुंदर। जैसे कि आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए या विदेश यात्रा की, और जगह जगह आपने बाबा की जो प्रचार है प्रसार है, ज्ञान का प्रचार प्रसार बांटा आपने, और ख़ास आज युवाओं की प्रेरणा देने के लिए आज हमारे सम्मुख हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी बातें, आप आईटी से जो जुड़े हैं, समझता हूँ कि यूथ विंग से भी आप जुड़े हैं, तो कौन कौन सी ऐसी क्रिया हैं जो यूथ से कनेक्टेड हैं, जो आप करते हैं और यूथ को मोटिवेट करते हैं? कुछ ऐसी बातें जो आज की युवा पीढ़ी वो जाने कि हाँ, यूथ के अंदर में ये चीज़ होना चाहिए। मैं लगभग मैं समझता हूँ पिछले 15 सालों से यूथ विंग की सेवाओं में मैं इन्वॉल्व रहा, और जिसमें से जैसे मैंने बताया आपको पहले ही कि सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म था वो हमारा ORC था। तो जब क्योंकि मधुबन तो हर बार आना होता नहीं है, तो ORC में यूथ विंग की सेवाएं हर महीने यूथ के लिए खासकर एक भट्टी जरूर होती थी। अच्छा। और उसमें हमारे एक्टिव पार्टिसिपेंट हमारे रोहित गुरु जो अपने रजौरी गार्डन सेंटर से आते हैं, और अनसुईया दीदी, अच्छा, ये दोनों भी यूथ के अच्छी सेवाएं वहाँ शुरुआत की थी। तो उस समय गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चलता था, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप NIC, जिसने ORC में बहुत अच्छी 5 साल सेवाएं, 5-6 साल मैं समझता हूँ अच्छी सेवाएं हुई। तो उसी बीच में डाटा शेयरिंग और कंप्यूटर एंट्री, बच्चों के क्लेम देने होते थे, ये सब करने के लिए रोहित भाई के साथ हमने सेवा शुरू की। और उसके पहले मैं यूथ विंग की सेवाओं, यूथ की भट्टी वहाँ पे हम हर महीने होती थी। एक तो होता था वहाँ पे यूथ के लिए खाना बनाने का ट्रेनिंग हर महीने, कुमारियों को अलग अलग से। अच्छा। और एक यूथ विंग की यूथ के खासकर भट्टी होती थी, क्योंकि दिल्ली शहर था तो यूथ हमेशा 150-200 तो वहाँ पे आ ही जाते थे। तो वैरायटी ऑफ यूथ से मिलना, इंटरेक्ट करना, उनके साथ सेवाओं में इन्वॉल्व करना, तो मुझे बड़ा उमंग सा आया। और फिर मैं यूथ विंग से लाइफ टाइम मेंबर भी सिप भी मैंने जब मधुबन एक बार आया तो ले लिया। अरे वाह। तो मैंने 2 विंग से जुड़ गया। हाँ, तो फिर उस 2003 में IT विंग बना। तो मैं यूथ विंग की बता रहा था। तो यूथ विंग की एक सेवा थी सबसे अच्छी, वो बच्चों के लिए था, टच द लाइट। नया इनिशिएटिव हुआ चंद्रिका दीदी ने, 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों को, 9वीं क्लास के बच्चों को। तो शायद मैं समझता हूँ केंद्रीय विद्यालय के कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल यहाँ माउंट आबू आए थे, और उन्होंने ही फिर इसको ग्रीन सिग्नल दिया कि हमारे पूरे भारत में जितने भी केंद्रीय विद्यालय है आप उसको वहाँ कर सकते हो। तो मुझे मौका मिला दिल्ली के कुछ केंद्रीय विद्यालय, जैसे कि संगम विहार के पास एक, कानपुर के पास एक है, एयरफोर्स के बेस पे है केंद्रीय विद्यालय, तो वहाँ जाकर सेवा करने का। नोएडा में मैं जब रहा तो नोएडा में एक कश्मीर के कोई ट्रस्ट है, उसमें एक अच्छी सा इंटरनेशनल स्कूल है, उसके साथ टच द लाइट प्रोजेक्ट करने का हमारे एक DRDO में एक साइंटिस्ट थे, उनकी वाइफ के साथ, सुषमा बहन के साथ हमने बहुत सारी सेवाएं टच द लाइट प्रोजेक्ट के थ्रू कई जगह हमारा सेवा होता था। PPT बनाना, अच्छे से एनिमेशन के थ्रू बनाकर उस सिलेबस को डिजिटलाइज कर देना, और दीदी वहाँ पे लेक्चर देती थी और मैं उनका सारा टेक्निकल सपोर्ट करता था स्कूलों में जाकर। तो ये सेवाएं। उसके बाद यूथ विंग की सेवाएं, यात्राएं बहुत सारी हुई। तो यात्रा में तो क्योंकि मैं IT कंपनी में था, छुट्टी लेना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी एक बार साइकिल यात्रा में जाने का मौका मिला था, लेकिन मैं बीच में ही लौट के आ गया, वहाँ नहीं जा पाया था। यूथ विंग की और भी सेवाएँ, जैसे मैं समझता हूँ इधर टच द लाइट हो गया, दूसरा यूथ विंग की भट्टी और सेमिनार होते थे अपना ORC में, तो उसमें सारा प्रोग्राम मैनेजमेंट में सारा सेवा करना। एक CCB प्रोग्राम था, चूज चेंज एंड बिकम्स, ये ORC का सबसे नोवेबल प्रोग्राम रहा, अभी भी चलता है। साल में एक बार वो रिट्रीट होता है, 2 बार होता है, एक नॉन BK के लिए, एक बार BKs के लिए। तो उसमें सारा प्रोग्राम को देखना, उनके साथ बैक ऑफिस में सारा सेवाएं करना। तो यूथ विंग की बहुत सारी एक्टिविटी से मैं जुड़ा रहा।
और मेडिकल विंग की एक्टिविटी जैसे नशा मुक्ति अभियान, वो भी हमने बहुत सारे किए नोएडा में, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में नशा मुक्ति अभियान। अब तो शायद वो अभी बहुत हद तक बंद कर दिया गया है उसको, नशा मुक्ति अभियान को, लेकिन हमने शुरुआती दौर में की। तो इस तरह की सेवाएं हम करते रहते थे। अभी भी चल रहा है? हाँ, अभी भी चल रहा है, गांव में चल रहा है, शहरों से गांव में हम चले गए हैं। गाँव में चले। अरविंद भाई, आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? अगर आप ऐसे बिल्कुल प्रैक्टिकली पूछेंगे तो ज्ञान में आने से पहले भी और ज्ञान में आने के बाद भी सबसे बड़ी बात है कि मैं जिस घर से जन्म लिया, तो मेरे पिता जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पोस्ट ऑफिस में, और उस छोटे से गांव में रहने के बाद भी उनके अंदर बड़ी ही साफ सफाई है लाइफ के अंदर। हालांकि वो अध्यात्म से गाती परिवार से जुड़े हुए हैं और गांव में शिव मंदिर बनवाने के निमित्त भी बने, और गांव की हर दिन दुखिया का दर्द को बहुत ही बखूबी मैं देखा बचपन से। जो एक प्लेटफॉर्म था, हमारा अपना किराने का शॉप है, तो वहाँ पे लोग उठना बैठना होते ही थे। तो दादाजी से को भी देखता था और पापा जी को भी, कि समाज के हर लोगों के दुख दर्द को हर समय बांटना, उनको हेल्प करना। तो पापा मेरे पहले प्रेरणा सूत्र है ज्ञान के पहले। जब इस ज्ञान में आया तो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा की हमने जीवन की पलटने वाली अद्भुत कहानी उस जमाने में मैंने पढ़ी, और उसने एक माइंड में एक ब्लूप्रिंट छोड़ के गया कि बाबा जो इतने महान दादा लेखराज कृपलानी, और उनका जीवन कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। तो वो जो एक हिस्ट्री पढ़ी, और उसके बाद एक और किताब आई थी प्रभु प्रेम के परवाने, वो सत्य घटनाओं पे आधारित है। सत्य घटनाओं पर आधारित, कैसे एक डायमंड मर्चेंट अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर और लौकिक जिम्मेवारी को संभालते हुए इस इतना बड़ा आज साम्राज्य ब्रह्मा कुमारी, इसके लगभग 10-20 लाख लोग आज पूरे वर्ल्ड में इस ज्ञान में हैं। तो बाबा की जो हिस्ट्री थी, जो डेडिकेशन था बाबा, शिव बाबा के प्रति, परमात्मा में जो डेडिकेशन था, कैसे बाबा उसको अपने जीवन में आहिस्ता आहिस्ता इनकलकेट करते गए, और कितने सारे चैलेंजेस जब को सहते हुए भी बच्चों को क्या से क्या पालना दी। तो वो एक ज़बरदस्त जो कहानी थी वो मेरे माइंड पे, तो एक मिला लौकिक फादर और एक प्रजापिता ब्रह्मा। हालांकि दुनियावी मामले में देखेंगे तो मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ, जैसे स्टीव जॉब्स हैं, महात्मा गांधी है, इन सब को भी मैंने बहुत गहरे से स्टडी किया है। तो हर की लाइफ से जो बाबा ने हमें सिखाया कि हंस बुद्धि बनो, बगुला बुद्धि मत बनो। तो हंस बुद्धि का क्या काम होता है? हंस का काम होता है मोती चुगना। तो हर की लाइफ से कुछ न कुछ, क्योंकि मैं स्टोरियाँ बहुत पढ़ता हूँ, तो मैंने कहेंगे तो बहुत लोगों को पढ़ा, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, गांधी जी को पढ़ा। तो खासकर गांधी जी के लाइफ से सच्चाई सफाई। स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के फाउंडर रहे, जो बहुत ही कम समय में उन्होंने शरीर छोड़ा और दुनिया को एक बेस्ट टेक्नोलॉजी देके गए, तो उनकी जो धारणाएं थी, वेजिटेरियन खाना, लाइफ को हर दिन अपना अंतिम दिन समझना, और आज जो करना है आज करना है उनको। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी मैंने किताब थी विंग्स ऑफ फायर, वो बड़े अच्छे से पढ़ी, और मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस व्यक्तित्व को मैंने ओम शांति रिट्रीट सेंटर के इनॉग्रेशन सेशन में मैं पहली बार देखा। और लास्ट टाइम भी मैंने डॉक्टर कलाम को 2014 में हमने एक यूथ कार्निवल किया था, तो उसमें वो आए थे, शिरकत किए थे, और 2015 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उस महान विभूति को मेरा सत नमन रहता है। और उनकी जो किताब है विंग्स ऑफ फायर, मैं सभी यूथ को कहूँगा जरूर पढ़े। उनका नैरेटिव किया हुआ गुलजार साहब ने यूट्यूब पे डाला है, उसी किताब का पूरा विवेचना को, तो वो मैं बहुत सुनता हूँ। तो इन सब से भी मैं इंस्पायर रहा हूँ। तो पहला इंस्पिरेशन अपने लौकिक पिता, दूसरा इंस्पिरेशन ब्रह्मा बाबा, और तीसरा जो मैंने महान व्यक्तियों का नाम लिया है, उन सब से भी मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में सीखने की कोशिश की है। बहुत सुंदर। दोस्तों, हम आप युवाओं से भी ज़रूर कहेंगे कि आप एक बार ज़रूर, हमने तो 7 बार पढ़ी हैं, उसको पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, जीवन को पलटने वाली अद्भुत कहानी। जब आप उसको पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, आपकी जीवन चरित्र बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपको करना क्या है एक नई राह मिल जाएगी। जी हाँ, ये बुक आपको ब्रह्मा कुमारी की सेवा केंद्र में मिल सकती है। बहुत बहुत थैंक्स अरविंद भाई। जैसे कि यूथ एज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, ऐसे 1-2 घटनाएं जो हमने ज्ञान योग से पार किया हो। हाँ, इन 20-21 साल में तो घटनाएं देखें तो बहुत सारी जीवन में घटित हुई है। घटनाएं तो नहीं कहेंगे, उन घटनाओं से हमने बहुत कुछ सीखा है। वो बाबा कहते हैं कि डेस्टिनी इज ऑलरेडी फिक्स होता है, हर एक की डेस्टिनी फिक्स होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उसका लास्ट क्या होने वाला है। लेकिन परमात्मा के प्रति दृढ़ आस्था, जब मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा, तो एक बाबा क्या है, वो गॉड क्या है, वो सुप्रीम सोल क्या है,
मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने का कारण यही रहा कि मैं जब दिल्ली में जब आया, एक बड़ा चकाचौंध वाली जगह, एक गांव से निकल के शहर में एक अचानक आना, और इतने लोग, करोड़ों लोग के बीच में रहकर मैं घबरा आता था। मैं तो दिल्ली में एक रेड लाइट होता है जो क्रॉस करना होता है रोड को, मैं रेड लाइट क्रॉस करने के लिए डरता था कि रोड क्रॉस कैसे किया जाए। इंग्लिश बोलने तक नहीं आती थी मुझे। मैं कई बार मैं बताता हूँ कुमारों को कि मैं इंग्लिश बोलने के चक्कर में कई बार इंटरव्यू से भागाता था। मतलब इस इंटरव्यू एस्केप करके बीच में ही भागाना, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। तो एक कॉन्फिडेंस, एक विल पावर मुझे मेडिटेशन ने दिया। उस समय में जब मुझे एक दोस्त की तलाश थी, उस समय में जब मुझे एक बाल्यकाल में 18 साल का एज था, जब मुझे कुछ समझने वाला नहीं था, मैं रात को तारों से और चंद्रमा से बात करता था कि गॉड के बारे में पता नहीं था। तो वैसे समय में परमात्मा का साथ मिला। तो उस समय एक इंसिडेंस हुआ, 2007 की बात है। मेरे लौकिक भाई का बहुत बड़ा एक फेफड़े का इन्फेक्शन हुआ, जो छोटा है, और उसका मैं दिल्ली में नया नया ही था उस समय। मैं समझता हूँ 2007, 3-4 साल हुए थे ज्ञान में आए हुए। और वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंस था जिसमें डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बचने वाला नहीं है। और मैं, क्योंकि मैं गांव से आता हूँ, तो गांव से फ़ोन आने लगे कि बचेगा नहीं, दिल्ली में कुछ हो सकता है तो देखो करके ऐसा। तो उस समय मैंने बड़ा बाबा को बोलकर, और मैं कैफेटेरिया में, उस दिन क्या हुआ था, कुछ ऐसा हुआ कि मैं भोजन भूल गया। भोजन की धारणाएं भी मैं बात करूंगा आपसे। तो भोजन भूल गया, तो मैं बाबा को सॉरी बोलकर, क्योंकि आईटी कंपनी में फूड फ्री में मिलता है और मुझे 9 घंटे काम करना है, 3 घंटे ट्रैफिक झेल कर घर आना होता था, तो उस दिन मैं खाना भूल गया था। तो बाबा को सॉरी बोलकर मैं रायता और चावल लेके खाने ही बैठा था, और घर से फ़ोन आया कि अरविंद ऐसे ऐसे इंसिडेंस है और भाई सीरियस है बहुत। तो मैंने बाबा वहीं चम्मच देखो खाना नहीं खाया, और फिर मैंने रख के, और फिर बाबा को बोला, बाबा ये भोजन मेरे भाग में अभी नहीं है। फिर वो सारा प्लानिंग करना शुरू किया, कैसे उसको दिल्ली लेके आना है इस करके। तो वो जो 20 दिन का इंसिडेंट था, जिसमें उसको दिल्ली लाना, फ्लाइट से दिल्ली लाने का डिसीजन, और उस समय जो पता नहीं एनर्जी कहाँ से आ गई थी। तो मामा जी मेरे दिल्ली में रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको मैंने बोला अरविंद दिल्ली में तो बहुत खर्चे होते हैं, ये होते हैं, मगर कुछ भी हो जाए उसको जान बचाना है। तो एक अंदर से एक एनर्जी, जैसे बाबा से मैंने हमेशा फील किया कि जब भी कुछ परिस्थिति में होता था, तो जैसे कि ब्रह्मा बाबा मेरे सेकेंड इंस्पिरेशन रहे, तो लगता था कि पीछे से बाबा जैसे बोल रहा है, बच्चे क्या हुआ, क्योंकि खुदा दोस्त का आपने हाँ, दिल्ली में पहला दोस्त जो है वो खुदा दोस्त ही बना। वाह। तो वैसे माया नगरी में, तो वो दोस्त साथ निभाएगा ना। तो उस दोस्त ने जैसे पीछे से बोल रहा है कि क्या हुआ बच्चे, क्या दिक्कत है, जैसे कुछ बोल रहा हो पीछे। हमेशा मुझे इंट्यूशन, जब भी मैं परिस्थिति में फंसता हूँ तो पीछे से एक जैसे आवाज़ आती है कि कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, बताओ। तो मैं बाबा से सब कुछ शेयर किया, और एक ऐसी हिम्मत आई कि उस बच्चे को मैंने, जो बताने वाला तो बाबा है ना, निमित्त बाबा ने मुझे बनाया, मैंने उसको हिम्मत से दिल्ली बुलाया फ्लाइट से, एक अच्छे खासे अस्पताल जो दिल्ली में है, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया, जो स्पेशल लंग्स के लिए ही है, दिल्ली लंग्स एंड हार्ट इंस्टीट्यूट। वहाँ पे एडमिशन हुआ। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, पैसे की उतनी घर में, मतलब बिजनेसमैन है तो पैसा मार्केट में होता है, घर में उतना पैसा होता नहीं है। मामा जी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने थोड़ा मोड़ा सपोर्ट किया, थोड़ा मोड़ा मेरे पास पैसे थे, और मैंने उसका एडमिशन करवाया। और 20 दिन की उस मेडिकल ट्रीटमेंट में लगभग उस समय 2007 की बात है, 6 लाख रुपए खर्चे हुए। आज के समय में समझो तो 15-20 लाख रुपए हो जाते हैं। और क्योंकि हम मिडिल क्लास से थे, तो फिनेंशियली हम लोग कंप्लीटली चरमरा गए। बहुत ही एग्जामिनेशन बीच बीच में आया, जिसमें डॉक्टर ने डिसीजन लिया, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग, और हर एक फॉर्म पे मुझे साइन करना पड़ता था उस समय। तो उतना फॉर्म कौन पढ़ेगा, उसके मतलब जो ज्ञान में भी चल रहे थे, उसमें ज्ञान में चल रहे थे। तो मैं जो हॉस्पिटल का जो मेडिटेशन रूम होता है, जो मंदिर होता है, उसमें बैठ के मैं मेडिटेशन करता था जब भी जाता था। तो मेरी सैलरी, मैं समझ बताता हूँ, उस समय मेरी 11,000 की सैलरी होती थी महीने की, और उस हॉस्पिटल का आईसीयू का रोज का चार्ज 24,000 रुपये था, एक दिन का। और वैसे में आप समझ सकते हो कि एक इलाज करवाना, और सारा कुछ मैं ही झेल रहा था, मेंटल प्रेशर, डॉक्टर का कहना, पेशेंट के देखना। घर से कुछ लोग आए थे, वो लोग तो देखे मशीन वशीन लगा हुआ है आईसीयू में, तो वो लोग घबरा गए थे। वो लोग तो कभी मूवी सिनेमा में देखते थे ऐसा सीन। तो लेकिन मैंने उसको फेस किया, फेस टू फेस, डॉक्टर को फेस करना, पेशेंट को फेस करना, आईसीयू में जाना, फिर नौकरी भी करना। मेरी ट्रेनिंग पीरियड थी उस समय कंपनी में, नोएडा आना जाना दिल्ली से, और फिनेंशियल सारा देखना। एक समय तो ऐसा था कि पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, कहाँ से रिश्तेदारों से, कहाँ से 5,000 10,000 ऐसे ऐसे पैसे। हमारे बीके परिवार ने भी बहुत हेल्प किया।
और कंपनी ने भी जो जहाँ काम करते थे वहाँ से भी मुझे सपोर्ट मिला। और वो जो एक विल पावर था और बाबा के प्रति आस्था था कि नहीं ये बच जाएगा, बाबा बचाएगा, बाबा करेगा, बाबा करेगा। वो जो मेडिकल इमरजेंसी ने मेरे चित्त पे परमात्मा के प्रति जो एक होता है ना, जैसे एक भाई से बात करते हैं ना, एक दोस्त से बात करते हैं अधिकार से कि नहीं बाबा इसको बचाना है, बाबा इसको करना है, तो वैसे मैं बाबा से बात करता था, खुदा दोस्त से। और 21 दिन के बाद उसका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें लंग्स को पूरा निकाल कर बाहर रखा गया, पूरी सफाई की गई, क्लीनिंग करके उसको स्टिच किया गया क्योंकि फेफड़े का एक नली फट गया था। उसके लिए विदेश से एक डॉक्टर विशेष, इंडिया के ही थे लेकिन विदेश में गए थे, वो फिर आए, उन्होंने किया, सारा कारोबार हुआ। वो सारा कुछ मैंने नज़दीकी से देखा, ज़िंदगी और मौत, फिनेंशियल क्राइसिस, अपना पुरुषार्थ, बाबा का हेल्प। और लास्ट डे जब ऑपरेशन था तो मैं इंसिडेंट सुनाता हूँ। तो ऑपरेशन के समय 4 घंटे का ऑपरेशन था, 6 घंटे में ऑपरेशन पूरा हुआ। और जब तक मैं उसी मंदिर में बैठा था, जिसमें जो हॉस्पिटल में जनरली एक मंदिर होता है जो हर धर्म के लोग वहाँ बैठते हैं, जहाँ हर धर्म की मूर्ति लगी रहती है, जीसस क्राइस्ट का, बाह्य गुरु का, सबका लगा हुआ था, तो उसी में बैठा था। जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, उससे पहले मैं बार बार जाके देखता था ऑपरेशन थिएटर में। तो फिल्मों में दिखाते हैं ना, जैसे रेड लाइट जल गया आगे तो मतलब जी पेशेंट डेड हो गया, और ग्रीन जल गया तो मतलब, तो डॉक्टर ने कहा था कि जैसी ग्रीन सिग्नल होगा मतलब, तो वो चीज़ था। और डॉक्टर ने कहा था 5% ही बचने के चांस है, क्योंकि उसका एज बहुत कम था और इतना बड़ा ऑपरेशन था। तो 5% रिस्क लेकर भी मैंने उस ऑपरेशन को करने के लिए फॉर्म भरा था। तो सारा गार्जियनशिप मैं ही निभा रहा था। और एक ये भी था कि गांव से किसी को ये था कि इसका जो बड़ा भाई है ये शायद दिल्ली बुला लिया है, पैसे की त्रासदी कर दिया है, खर्चा करवा रहा है, ये बच्चा बचने वाला तो है नहीं, फालतू खर्चा कर रहा है। तो ये कलंक लगने वाला भी बात था कि गांव में लोग कहेंगे कि देखो बड़ा भाई ने उसको बुला लिया और वो बचेगा नहीं, और पैसे भी सब बर्बाद हो गए। तो ये भी बाबा को मैंने बताया था, बाबा देखो ऐसे ऐसे गाँव के लोग बोल रहे हैं। तो ये भी था। तो बाबा ने हर चीज़ बताई। और ऑपरेशन थिएटर से 6 घंटे में ऑपरेशन हुआ, और मैं उसी मेडिटेशन में बैठता था, बाहर आता था, देखता था ऑपरेशन थिएटर, अपने रिश्तेदार को देखता था, वो सब रो रहे होते थे, फिर मैं जाके वहाँ बैठता था मेडिटेशन रूम में। 6 घंटे बाद जो ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर निकला उस पेशेंट को लेकर, उस लौकिक भाई को, तो डॉक्टर ने सिर्फ मुझे ऐसा कहा, ऐसा किया और सीधे वो चले गए, बोले कि आप सिर्फ मिल सकते हैं और इस बच्चे का सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया, 36 घंटे बाद इसको होश आएगा। तो मैं फिर से बाबा को थैंक्स बोलने गया उसी मेडिटेशन रूम में। देखिए चमत्कार क्या हुआ, चमत्कार के ये पता नहीं कोइंसिडेंस, उसी मेडिटेशन रूम में ब्रह्मा बाबा का एक पिक्चर रखा हुआ था। अच्छा। और जो कि मैं उसमें रोज बैठता था, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां थी, बहुत सारी फोटो थी, जिसकी जैसी आस्था होती है हॉस्पिटल के में रख देते हैं। तो वहाँ पे एक ब्रह्मा बाबा का फोटो मुझे दिखा, तो मैं सरप्राइज हो रहा हूँ कि मैं तो यहाँ रोज बैठता हूँ, कभी ब्रह्मा बाबा का फोटो तो दिखा नहीं, और आज अभी दिख रहा है। तो मैंने कहा कहीं बाबा मुझे सत्कार तो नहीं करा रहे। तो मैं यहाँ चीटी काट रहा हूँ अपने आप को, ये फोटो वास्तव में, फिर उस फ्रेम को उठा कर देख रहा हूँ, ये फोटो है या झूठ मूठ का मुझे दिख रहा है ऐसे करके, फिर मैं चीटी काट रहा हूँ कि कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। तो बाबा का फोटो, छोटा सा फोटो किसी बीके भाई ने वहाँ पे रखा होगा, बहुत सारी मूर्तियाँ थी उसमें बीच में रखा हुआ था। जब सेकेंड टाइम जब गया, जैसे आईसीयू से आया तो बाबा का फोटो ही दिखा, मैं कमाल हो गया। मैं थैंक्स बाबा, वो बच्चा बच गया और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। बाबा मुस्कुरा रहा है, बोला बच्चे सब बाबा देख रहा है, कर रहा है। तो वो जो एक इंसिडेंट था उसने मुझे एक और भी डबल कॉन्फिडेंस लेके आया कि नहीं बाबा हमारे साथ था, चाहे वो फिनेंशियल क्राइसिस थी। हालांकि मेरी पूरी फैमिली 5 साल पीछे चली गई फिनेंशियल क्राइसिस को लेकर, क्योंकि सबका लोन सधाना करना, सबको चुकाना करते करते 5 साल पीछे चले गए। लेकिन वो बच्चा का नया जन्म हुआ, और वो भाई आज HR में दिल्ली में जॉब करता है, HR में MBA किया है। और बहुत बढ़िया। तो मुझे खुशी हुई। और उस मेडिकल जो ट्रीटमेंट था उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा सशक्त बना दिया कि नहीं भगवान हमारे साथ है और वो हमारी सुनता है, करने वाला वो है। निश्चय में विजय समाई। निश्चय में विजय। बाकी इंसिडेंट्स तो बहुत सारी हैं और भी हैं। बहुत सुंदर। नहीं बहुत अच्छा। आपने, मैं समझता हूँ आज के युवाओं को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी कि आप कभी भी किसी प्रकार की कोई परिस्थिति आए, बाबा को कोई न कोई एक संबंध लेकर और उस परिस्थितियों को पार करो, या पिता के रूप में, दोस्त के रूप में, माता के रूप में। तो ऑटोमेटिक आपको दिल से होना चाहिए। बाबा का ना, दिल से मेरा बाबा कहो तो सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। अरविंद भाई, जैसे कि आप लौकिक और अलौकिक दोनों को आप तोड़ निभा रहे हैं, इसका बैलेंस कैसे रखते हैं आप? जनरली चैलेंजेस हमारे साथ बहुत सारे आए, क्योंकि एक तो मैं रूरल एरिया से आता हूँ, गांव से आया, या अचानक मेट्रो सिटी में पढ़ना शुरू किया, तो गार्जियन का एक्सपेक्टेशन आपके प्रति बहुत बढ़ जाता है। उस जमाने में लोग, और आज भी दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहर में कमाने जाते हैं पैसा कमाने के लिए, और मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से
रूस कर, मतलब रूठ कर, हमारे यहाँ बिहार में रूसना बोलते हैं, रूठ कर मैं 3 दिन उठा रहा क्योंकि मुझे दिल्ली जाने दिया जाए पढ़ने के लिए। और क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे, बढ़िया फैमिली से हम लोग हैं, साहू फैमिली से, तो और बड़े भी हैं घर परिवार घर में में, बड़े भी जिम्मेवारी हैं, है। जिम्मेवारी भी है। तो गार्जियन का था कि क्या यहीं पे नाम लिखवा लो कॉलेज में, यहाँ भी कॉलेज है, दुकान अपना है, शॉप पे बैठो और मस्त लाइफ जियो, क्या दिल्ली वल्ली जाना, बहुत ठंड पड़ती है, ये होता है वो होता है। लेकिन मुझे था क्योंकि मैं 1999 में दिल्ली आने का भी एक रहस्य है पढ़ाई के लिए। अच्छा। हमारे बिहार गवर्नमेंट के सिलेबस में एक तीसरी क्लास की हिंदी की चैप्टर में एक चैप्टर है 26 जनवरी की परेड। इसमें 26 जनवरी के परेड के बारे में विवरण दिया गया है। तो मेरे फादर बचपन में पढ़ाया करते थे, तो तभी मैंने संकल्प किया था कि दिल्ली में जाकर ये परेड देखूंगा। उस समय के भूतपूर्व, आज के जो उस समय के रेलवे मिनिस्टर थे रामविलास पासवान, आज तो नहीं रहे, वो उस समय रेल मिनिस्टर थे। तो मैं अपने गांव के चाचा को एक रेडी किया और पापा को जाकर बोला, पापा मुझे दिल्ली घूमना है और 26 जनवरी की परेड देख के आनी है। 99 की बात है। और उस समय कोइंसिडेंटली क्या हुआ, मेरे बोर्ड का पेपर था और कुछ बिहार में इलेक्शन को लेकर कुछ था, तो बोर्ड का पेपर कैंसिल होकर शिफ्ट हो गया। एक चांस भी मिल गया। तो मैंने फादर से जिद किया कि नहीं, मुझे दिल्ली में जाकर परेड देखेगी। आप बचपन से मुझे बोल रहे हो कि बड़े होकर तो भेजूंगा, बड़े हो तो भेजूंगा। तो बड़ा हो गया हूँ और 26 जनवरी की परेड तो अभी तक देखा नहीं है, किताब में पढ़ी थी, तो मुझे परेड देखना है कैसा होता है। तो वो जो परेड है मुझे दिल्ली तक खींच के लेके आया और मैं जिद कर लिया, तो पापा ने मुझे एक गाँव के अंकल के साथ भेज दिया। तो मैं दिल्ली में, और क्योंकि मामा जी दिल्ली में थे तो मुझे था कि दिल्ली में रहने का ठिकाना तो है ही। तो उस समय राजपथ पर और दिल्ली की जो चकाचौंध और जो इन्वायरमेंट देखा, तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ाई यहीं करनी है। 99 की बात है। और वो सफल हुआ 2001 में, जब मैं 12वीं का एग्जाम दिया और सीधे दिल्ली आया और दिल्ली आकर आगे की पढ़ाई। तो आपने जो क्वेश्चन किया, लौकिक अलौकिक बैलेंस, तो मुझे हमेशा वो जो एक्सपेक्टेशन था ना गार्जियन का कि बच्चे को मैंने पढ़ाने के लिए भेजा है, तो वो कुछ गलत रास्ते पे नहीं चला जाए। तो हालांकि मैं गलत रास्ते पे नहीं था, मैं एक आध्यात्मिक रास्ते पाथ पे था। तो मेरे लौकिक फादर जो डाक बाबू हैं, अभी भी कार्यरत हैं पोस्ट ऑफिस में, तो मैं उनको अंतर्देशीय पत्र पे चिट्ठी लिखता था। और उसी दरमियान थोड़ा थोड़ा जो ज्ञान का पॉइंट्स मुझे अच्छा लगता था, या ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री के बारे में, ज्ञानामृत सब्सक्रिप्शन उस समय होता था, क्योंकि मेरे घर में ही पोस्ट ऑफिस है, तो मैं ज्ञानामृत को भिजवा देता था पोस्ट ऑफिस से। तो पापा को, क्योंकि लौकिक फादर के प्रति मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा है, तो गलत रास्ते पे नहीं जा रहे ना, तो अच्छे रास्ते पे हैं, तो उनको थोड़ा सा मिलना चाहिए हल्का हल्का। तो मैं लौकिक फादर को बोलता था कि मैं ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ, यहाँ मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो वो मैंने, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा था कि चैरिटी बिगैंस एट होम, पहले अपने घर से शुरुआत करो। तो मैंने उनको थोड़ा थोड़ा भूम करना स्टार्ट किया। और फिर मैंने एक बार फादर को पूरा ब्रह्मा बाबा की कहानी लिख के भेज डाली चिट्ठी में। 16 पेज की चिट्ठी थी और मेरे पास टिकट चिपकाने के लिए पैसे नहीं थे। तो बैरन होता था, बैरन मतलब उस चिट्ठी पे टिकट नहीं चिपकाओ तो जो छुड़ाने वाला उसको पैसा देकर छुड़ा लेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा ही डाक बाबू है, तो चुरा ही लेंगे। तो मैंने इतनी मोटी किताब एक तरह से लिख कर 16 पेज की लेटर मैंने 4-5 दिन में लिखी और उसको बैरन बोलते थे उस जमाने में, वो मैंने पोस्ट कर दी। तो पापा ने पढ़ा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी कि दोनों को बैलेंस करना है, लौकिक पढ़ाई भी अच्छी करनी है, आपके प्रति जिम्मेवारी है, आप घर से पहला लड़का निकले हो, घर से क्या पूरे गांव से पहला लड़का निकले हो जो दिल्ली में पढ़ाई करने गए हो, तो पढ़ाई का भी ध्यान देना है, अपना हेल्थ का भी ध्यान देना है। पापा का हमेशा रहता था लौकिक फादर का कि हेल्थ और पढ़ाई उसके केयर बाद करते थे। हाँ, केयर करते थे। चिट्ठी हमेशा आता था उनका, चिट्ठी का रिप्लाई हफ्ते में 2 चिट्ठी 3 चिट्ठी उस जमाने में हो जाती थी। और फ़ोन भी हम लोग एसटीडी कॉल से करते थे। तो ऐसे करके फादर का बहुत स्नेह प्यार रहा। तो मैंने हमेशा बैलेंस किया। और फिर बाबा को मैंने बोला, बाबा एक पापा तो आप मिल गए, एक पापा मेरे गांव में है, और ऐसे दुनिया में भी भगवान को गॉड को पापा गॉड को जी। तो मैंने फादर का रिलेशन और एक दोस्त का रिलेशन यहाँ भी अच्छा रखा और लौकिक परिवार के साथ भी रखा। तो उससे क्या हुआ, मुझे हमेशा कंट्रास्ट मिलता रहा। तो मैं मेडिटेशन के लिए जाता था ब्रह्मा कुमारी, अपना पढ़ाई भी अच्छा करता था। हमेशा रहा कि मुझे पढ़ने के लिए आया, मैं पढ़ाई करने के लिए आया। तो लौकिक पढ़ाई, अलौकिक पढ़ाई, लौकिक फादर अलौकिक फादर, दोनों को लेकर चला। तो कभी डिस्टर्बेंस होने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि कई ब्रह्मा कुमारी में मैं कुमारों का खासकर आज देखता हूँ, और इतने सालों में मैंने बहुत सारे सेंटर्स विजिट किए हैं, इंडिया के और विदेशों में भी रहा हूँ। दिल्ली जैसे शहर में भी बहुत सारे सेंटर पे देखता हूँ, भाई बहनों को देखता हूँ, वो ज्ञान में आएंगे, अचानक पता नहीं क्या नशा आएगा और सब कुछ छोड़ देंगे। जॉब कर रहे हो तो जॉब में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अचानक एक करंट सा फ्लो करेगा और बॉडी में नहीं भाई जी पढ़ाने मन नहीं, समर्पित होना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है। तो बहुत लोग ऐसे किया है। शुरू में तो रिक्वायरमेंट थी, यज्ञ की जरूरत थी तो लोगों ने किया, लेकिन कई बार अलवेलेपन में आकर भी हम ऐसा डिसीजन लेते, पढ़ाई छोड़ देते हैं। नहीं, आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, इस स्टूडियो में जाकर एक इंटरव्यू देने के लायक बना हूँ, तो उसके पीछे पढ़ाई है, लौकिक पढ़ाई भी जरूरी होती है।
और लौकिक पढ़ाई अगर आज किया है तभी मुझे विदेश जाने का चांस मिला। लौकिक पढ़ाई मैंने किया तभी मैंने इतने सारे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का चांस मिला। लौकिक पढ़ाई किया है तभी तो आज मुझे आप इंटरव्यू ले रहे हो, आज कुछ पूछ रहे हो मेरे से। तो लौकिक पढ़ाई का भी वैल्यू है, हाँ, और लौकिक को मिस नहीं करना है, मुरली मिस नहीं करनी है। तो बैलेंस हमेशा रखा, लौकिक का भी, हाँ, खान पान की शुद्धता भी रखी। तो जब भी घर गया तो उनको भू भू किया कि मैं थोड़ा सा, डॉक्टर ने कहा है वो फुंसी हो जाती है, मैं लहसुन प्याज छोड़ दिया हूँ युक्ति से। फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉनवेज को भी छोड़ा, त्यागा। अचानक कुछ भी नहीं होता है, अच्छा, उसके लिए टाइम लगता है, लेकिन अचानक करना भी नहीं चाहिए। उससे क्या है कि आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, फिर कुछ दिक्कत आएगी, फिर परेशानी आएगी, फिर आप अचानक छोड़ देंगे। चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता एनालाइज करो। फिर मैंने लहसुन प्याज छोड़ा, फिर मैंने सात्विकता खाना अपनाया, 1-2 साल लग गए उसमें, लेकिन जो वो पक्का हुआ वो आज तक 21 साल हो गए पक्का है। अचानक करता तो शायद टूट भी जाता। तो मैं यही कहूँगा यूथ को कि कभी भी कोई भी फैसला अचानक नहीं लेना चाहिए, चीज़ों को समझे। ब्रह्मा कुमारी की लेसन को भी मैंने बहुत ही प्रैक्टिकली लिया, और बहुत ही प्रैक्टिकल मैं शुरू से रहा कि अगर मेडिटेशन है तो उसमें शक्ति होनी चाहिए, बाबा है तो उसमें एक फ्रेंडशिप की फीलिंग होनी चाहिए। क्योंकि हमने बचपन में जैसे बताया आपको, माता सरस्वती की पूजा करता था, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या धर्म वो मंत्र जाप करता था। लेकिन असली उसका महत्व अब समझ में आया, जब ज्ञान में आए कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तो पिता वाला का मुझे मिलना चाहिए ना पालना। तो मेरे पिता हो तो पिता का मुझे फीलिंग मिलना चाहिए, और मैं बच्चा हूँ तो बच्चा का आपको मिलना चाहिए। तो वो एक बॉन्डिंग परमात्मा के साथ जबरदस्त रहा। तो बैलेंस करने में कभी दिक्कत नहीं हुआ, मैंने हमेशा बैलेंस किया, और बैलेंस किया आज इसलिए आज बहुत लोग अच्छे कॉन्टेक्ट्स में हैं। लौकिक फादर भी चलो थोड़ा सा वो है कि चलो मैंने इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी, ब्रह्मा कुमारी के साथ परमानेंट सेवा कर रहा हूँ, लेकिन ये तो उनको पता है कि ये समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए एक अच्छा सेवा में गया हुआ है, एक अच्छे रास्ते पे गया हुआ है। लौकिक में कितने लोग घर परिवार में ज्ञान में चल रहे हैं, भाई बहनें कितनी हैं? मैं लौकिक में पांडव हूँ, 5 भाई हूँ, बहन लौकिक में नहीं है, और घर में मम्मी पापा हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। पांडव कहा तो युधिष्ठिर मैं ही हूँ। कितने लोग ज्ञान में चल रहे हैं? ज्ञान में कोई भी नहीं अभी परमानेंट चल रहे हैं, लेकिन सब ने ब्रह्मा कुमारी का लगभग दिल्ली आकर कोर्स किया है। मम्मी भी सेंटर आना जाना दिल्ली में जब भी आती थी तो करती रहती थी, और जब आप गांव में अभी हैं तब भी वो आती जाती रहती, टच में है। माउंट आबू भी आए हैं माता पिता, ज्ञान सरोवर एक बार सोशल बीइंग के कॉन्फ्रेंस में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैंने फादर को इन्वाइट किया था, तो वो दोनों भी आए, तो वो भी आए हैं, तो सब सहयोगी हैं। और जैसे कि अरविंद भाई, आपका जो है पूरा लाइफ योगी लाइफ है, तो कोई ऐसी आपके अंदर में ऐसा तकलीफ आया हो, दुख तकलीफ आया हो, विघ्न आया हो शारीरिक, तो अपने प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति कुछ ऐसे योग के प्रयोग आपने किया हो? तकलीफ तो एज सच फिजिकल जो आना था, जो कहते हैं कि हिसाब किताब, वो ज्ञान के पहले ही बहुत आए। ज्ञान के आने के बाद जो भी था थोड़ा सा मेंटल, सोशल और क्या बोलते हैं पारिवारिक प्रॉब्लम आई। ज्ञान के पहले ही मुझे बहुत बड़ा एक होता है ब्लैक फीवर आया हुआ था बचपन में, तो उससे मैं बचा। ब्लैक फीवर के बाद मेरे को ना हर बरसात में बहुत घाव हो जाता था पूरे बॉडी में, बरसाती घाव बोलते हैं, पूरे बॉडी में एकदम हो जाना। चिकन पॉक्स 2 बार हुआ, तो बड़ा ही दर्दनाक, मैंने सोचा किसी को होना चाहिए। चिकन पॉक्स से पूरे बॉडी में फोड़ा हो जाता है, वो 2 बार हुआ। ये जो अभी नाक पे देख रहे हैं हल्का छेद टाइप का, वो चिकन पॉक्स का फोड़ा मैंने फोड़ दिया था, तो उस टाइप का, तो वो सब हुआ। लेकिन ज्ञान में आने के बाद क्या है, ये सब बड़ा ही इजीली मैंने इसको हैंडल किया। अब पीछे जो हुआ वो तो लौकिक फैमिली का सपोर्ट था। हाँ, ज्ञान में आने के बाद चैलेंजेस जो मैंने फेस किया वो था, एक तो ब्रह्मचर्य को कैसे मेंटेन किया जाए। सबसे बड़ी चैलेंज तो पारिवारिक परिवेश में जिस गृहस्थ जीवन से हम निकल के आए हैं, उस गृहस्थ जीवन को छोड़ना, वो बहुत ही एक, खासकर अपने बिहार, यूपी और खासकर अपने इंडिया में ये एक डिफरेंट ट्रैक पे जाना होता है। तो इसके लिए फैमिली को कन्विंस करना, और फैमिली को भी छोड़ दीजिए, अपने आप को कन्विंस करना, इसमें मुझे लगभग 4-5 साल लग गए। अच्छा, तो वो एक था मेरे जीवन में, जिसको मैंने अभी सक्सेसफुल्ली पार कर लिया है, और अभी सबको कन्विंस है। मैं अपने आप से कन्विंस हूँ, तो सब कन्विंस है। वर्तमान समय आप क्या सेवा दे रहे हैं? मैं 2018 में विदेश यात्रा के लिए गया था, और 2019 में 1 साल बाद मैं स्वदेश लौटा। स्वदेश लौटने के बाद मुझे फिर से वापस विदेश की यात्रा पे जाना था। 2019 के अगस्त की बात है, मैं इंडिया लैंड किया और ज्ञान सरोवर आया, दीदी को सारा समाचार सुनाया, साल भर का रिपोर्ट, और फिर मुझे विदेश किंगस्टन जमाइका, जहाँ भी
जहाँ की अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनी है कमला हैरिस, सी इज़ फ्रॉम किंगस्टन। तो उस किंगस्टन जमैका की राजधानी है। तो वहाँ पे एक सेंटर को सपोर्ट करना और साथ साथ अपनी जॉब की मुझे ऑफ़र मिली थी, वो मैं अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था। तो मुझे फिर से 1 महीने के लिए इंडिया आना था और फिर वापस अगस्त में आना था और सितंबर में 2019 के चले जाना था। गाँव में ऐसा नहीं था, मैं आया, स्वदेश लौटा, 10 दिन मैं ज्ञानसुबह रुका, 10 दिन दिल्ली रुका, कुछ पासपोर्ट की और इंटरनल कुछ काम करने थे, और मैं कहा चलो पता नहीं फिर इंडिया कब आना होगा, तो लौकी घर चला गया माता पिता से मिलने के लिए। और उसी दरमियान लॉकडाउन हो गया, मुजफ्फरपुर सेंटर मुझे आना हुआ। अच्छा, जो बिहार का जोनल हेडक्वार्टर है, जी जी जी, जहाँ रानी हमारी दीदी। प्रिय रानी दीदी जी रहती हैं, जी और जी। वहाँ से ही पूरे नॉर्थ बिहार और पूरे झारखंड की सेंटर्स का संचालन करती है। तो उनसे मिलने का पहले भी मैं मिला था, लेकिन जब विदेश यात्रा से आने के बाद मिला तो दीदी की एक आशा थी कि बिहार में जो अच्छे अच्छे कुमार हैं, वे पढ़े लिखे हैं, वो हैं, लेकिन डेडिकेटेड रूप से सेंटर पे सेवा नहीं देते हैं और सब बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, ऐसे ऐसे। आप भी देश रहे, विदेश रहे, सब कुछ किए, थोड़ा यहाँ भी रह के सेवा करो, दीदी की इच्छा थी। और दूसरी क्या थी कि मेरी भी थी कि मैं सालों से रहा, मैं जन्म स्थान तो मेरा बिहार रहा, लेकिन कर्म स्थान दिल्ली रहा। तो बिहार के लिए कुछ करे, बिहार में भाई बहनों के लिए कुछ करे और कुछ इनोवेटिव सेवा हो। तो मेरी भी अंतर इच्छा थी, लेकिन जाना था विदेश, फिर से वापस उनकी भी एक्सपेक्टेशन थी। तो वो थोड़ा सा वो डायलेमा का फेज था 1-2 महीने, तो मैंने टाइम लिया, उनको भी टाइम लग रहा था, टिकट उकट क्योंकि बहुत महंगी होती है विदेशों का। तो लोग देख रहे थे कि कौन सी रूट से कौन सा टिकट सस्ता होगा। और जब तक मैं भी सेंटर पे यहाँ पे दीदी के पास से किसी प्रोग्राम में आया, तो दीदी अकेडमी में कुछ दिन रह के सेवा करो, थोड़ा देखो करो। तो उसी बीच में क्या हुआ कि कुमार संगठन, दिल्ली में कुमार संगठन है, जो कुमारों को एक अच्छा सा संगठन है, जो प्रोफेशनल कुमार सारे जो हर एक वर्ग के हैं, उनका एक अच्छा सा संगठन है, जो हर सेंटर पे जाकर निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं। तो उनका संगठन दिल्ली से बिहार के लिए कुंज कर रहा था, लगभग लगभग बहुत ही इनोवेटिव सेवा था। 40 कुमार अपनी खुद की गाड़ी, जिनके भी लौकिक संबंधी में अपना गाड़ी होगा, वो खुद का खर्चे पे खुद की गाड़ी लेकर, खुद की छुट्टी लेकर बिहार सेवा के लिए, स्कूल खासकर यूथ की सेवा के लिए आ रहे थे। तो क्योंकि मैं उस कुमार ग्रुप का मेंबर भी रहा, दिल्ली में जब रहा तो एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा, तो मुझे एक उमंग आया कि चलो दिल्ली से बिहार कुमार आ रहे हैं और मैं बिहार में हूँ, तो उनका क्यों नहीं वेलकम करें। तो वो एक सेवा निमित्त बना और मैं रुका वहाँ, और लगभग मैं समझता हूँ 1 हफ्ते के अंदर सारे कुमारों का ग्रुप ने लगभग 150 से ज़्यादा प्रोग्राम्स किए। तो एक अच्छा सा सेवा हुआ स्कूल्स के अंदर, 150 प्रोग्राम्स 1 हफ्ते के अंदर। तो उसमें दीदी को लगा कि ये भाई जो है सेवा में हर तरह से आगे है और करता है ये। तो दीदी ने मुझे कहा कि अरविंद भाई विदेश का भी रहने दो, अभी इधर ही रुको, सेवा करो, आपको जो चाहिए जैसा चाहिए आपको मिलेगा। और मुझे लगा कि नहीं, ज़रूरत पे सेवा करने पे पुण्य प्राप्त होता है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ सेवा करो। और दूसरी बात है कि वो अनछुआ ज़मीन है जहाँ पे हमने कभी कुछ सेवाएं नहीं की। तो जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाई की इंटरमीडिएट का, उस कॉलेज में जाके भी लेक्चर दिया। तो वहाँ के प्रिंसिपल से मिला तो बड़े खुश हुए, तो बोले कि आज इसी कॉलेज में पढ़े, मैं कहा हाँ। तो ऐसे करके सेवाएं शुरू हुई, तो एक निमित्त बना। और मैं फिर उसके बाद जस्ट मैं कुछ दिन रुका ही था, और फिर भी एक डायलेमा था ही कि विदेश जाना है नहीं जाना है। इसी बीच में कोरोना ने आगाज़ दे दिया हमारे इंडिया में। कोरोना होली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3-4 महीने में रहा, और उसके बाद ही फिर कोरोना आ गया जी और जी। सीधे स्वदेश लौट के अपने जन्मभूमि बिहार में सेवा का चांस रानी दी के पास मिला, जिसमें डिजिटल मीडिया के माध्यम से अभी वर्तमान समय पिछले 2-2.5 साल से जितने भी यूट्यूब चैनल चलाना, क्योंकि आईटी बैकग्राउंड से रहा था, मेरे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन इच्छा थी सीखने की, तो मैं कैमरा चलाना भी सीखा, कैमरा लिया, एडिटिंग करना सीखा। तो कि सीखने की इच्छा थी और डेडिकेशन तो अंदर में है ही, शुरू से भी है और अभी भी है। तो सीखने की इच्छा ने मेरे को वही जो कहा कि झुक झुक मर सिक वो जीवन में हमेशा रहा। तो कैमरा सीखा, एडिटिंग सीखा, अभी भी सीख रहा हूँ। और फिर जूम मीटिंग्स कराना दीदी के साथ, क्योंकि दीदी आदि रतन है, बाबा के समय की हैं, तो दीदी के पास क्लासेस के रिक्वेस्ट आते थे पूरे इंडिया और अब्रॉड से, तो सारा होस्टिंग करना, और वहाँ पे ऐसा कोई था नहीं करने वाला। तो बाबा ने मुझे चांस दिया, मुझे यूज किया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। तो मेरे पिछले 2.5-3 साल से बिहार के मुजफ्फरपुर और खासकर बिहार झारखंड के जितने भी सेंटर्स हैं, वहाँ पे कोई भी सेवाएं होती हैं डिजिटल मीडिया से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, और बाकी भी कोई सेवाएं, प्रोग्राम्स, कॉलेज में जाना, लेक्चर देना, बैंकों में जाना, मोटिवेशन प्रोग्राम्स करने, अलग अलग प्रोग्राम्स करते आए हैं। और दीदी के पालना में, बाबा की पालना में, और लौकिक फैमिली भी पास में ही है, तो वहाँ भी आना जाना हो जाता है। तो बिहार की सेवा में 21 साल बाद फिर से बिहार में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अरविंद भाई, जैसे कि आज युवा पीढ़ी बहुत भटक रही है, तो मैं चाहूँगा कि युवाओं के लिए भी आप शुभ संदेश दें कि युवाओं का दिनचर्या कैसे होनी चाहिए,
युवाओं की स्थिति अपने आप को मेंटेन कैसे रखें, युवाओं के प्रति आप कुछ संदेश दें। जैसा कि कहा गया है कि आज का युवा कल का भारत, तो युवाएं हमारे देश में, खासकर हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत में पैदा हुए। और ये जो भारत का जो गौरवान्वित जो फीलिंग है, जब मैं विदेश में रहा तो मुझे मन में और भी जागृत हो गया। जब किसी चीज़ से डिटैच होते हैं ना, तो उसके प्रति प्यार और बढ़ जाता है। तो मैंने विदेशों में देखा यूथ का, वहाँ की यूथ की हालत देखी, वहाँ के बुजुर्गों की हालत देखी, वहाँ की माताओं बहनों की हालत देखी। उनके पास पैसे बहुत है, लग्जरियस लाइफ बहुत है, ऐशो आराम की चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत है, लेकिन जो एक चेहरे पे रूहानियत, चेहरे पे जो खुशी होना चाहिए, वहाँ के युवाओं में देखा मैंने। ड्रग्स और किस तरह से कैसे एडिक्टेड रहते हैं। और हमारे भारत में 125 करोड़ की आबादी में जो युवाएं हैं, आज पूरे वर्ल्ड में मैं कहता हूं कि बेस्ट कंपनी में सीईओ का पार्ट भी निभा रहे हैं। हमारे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, और देखिए भारत के ही हैं, बहुत सारी कंपनी के सीईओ हैं। और आज युवा क्या नहीं कर रहा है भारत में। लेकिन कुछ तबके युवा के ऐसे हैं जो आज भी एडिक्टेड हैं। और आज का सबसे बड़ा एडिक्शन जो है, ये जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से, और साइंसदान, ये मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी आ गई हैं आजकल, टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसे, आप सब कुछ जानते हैं। और ख़ासकर युवाओं को जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने लाइफ से, कहीं ना कहीं उनको एक कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे ही आध्यात्मिक शिक्षा की ज़रूरत है। आध्यात्मिक शिक्षा, स्पिरिचुअल एनर्जी, जो एजुकेशन है, एक ऐसा टूल है जिसको चखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप उसको लेके देखिए, वो एक ऐसा आपस में ऐसा एडिक्शन है। उस एडिक्शन को तो हम लेते हैं तो शायद रात भर नशा होता है, सुबह उतर जाता है। आध्यात्मिक नशा एक ऐसा नशा है, उसको एक बार लेके देखिए आप, वो नशा कभी उतरने वाला नहीं है। और वो नशा मैं चैलेंज करता हूँ और मैं दावा करता हूँ, मैं अपने लाइफ से, मैं किसी की सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ अपने नेचर में। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में देखा है, उस आध्यात्मिक शक्ति ने मुझे नशे से, वो जो लौकिक नशा है, उससे हमेशा दूर रखा। संगति से हमेशा, गलत संगति से बचा के रखा। कहते हैं कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। अच्छे संगत में रहकर मैंने अच्छा कुछ सीखा, और आज भी अच्छा सीखने की इच्छा रखता हूँ। तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी संगति को अच्छा करें। कभी कभी स्पिरिचुअल एक किसी संस्था, मैं नहीं कहता हूँ ब्रह्मा कुमारी से आप जुड़े, अब किसी भी संस्था जहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ सिखाई जा रही है, वहाँ से आप जुड़े। अपने रूटीन में आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन को ऐड करें, और फिर देखें कि आपका 24 घंटा, चाहे आप प्रोफेशनल में हैं, चाहे आप गांव में रहते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में रहते हैं, चाहे बूढ़े हैं, जवान हैं, किसी भी वर्ग के लिए मेडिटेशन इज द मैजिकल टूल, जिसको आप हर एक वर्ग के लोग, स्टूडेंट लाइफ में मैंने इस ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान यूज किया, और कॉन्सेंट्रेशन पावर से फोकस रखा लाइफ में, तो आज मैं हैप्पी हूँ, कंटेंटेड हूँ। और आपको मेरे चेहरे से भी प्रतीत हो रहा होगा कि थकावट नहीं होती है। सुबह उठता हूँ 4 बजे, रात को सोता हूँ 11 बजे। और ऐसा है कि नहीं कि ब्रह्मा कुमारी में रहकर, कई लोग क्या मेंटेलिटी है कि ब्रह्मा कुमारी में डेडिकेट हो गए तो कुर्ता पजामा पहन लिया और घूम रहे हैं, सेलिब्रेटिंग लाइफ। नहीं, यहाँ भी बहुत सारी कारोबारों को देखना पड़ता है। सुबह से शाम तक आपकी बहुत सारी, आप स्टेज पे होते हो, वर्ल्ड के स्टेज पे हर कोई आपको देख रहा होता है, और बहुत सारे काम को भी परफॉर्म करना पड़ता है। फिर भी चेहरे पे स्ट्रेस नहीं हो, उसके लिए मेडिटेशन, न कि दिखाने के लिए, अपने जीवन की लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए मेडिटेशन इज द मैजिकल टूल। तो मैं हर एक युवाओं को यही कहूँगा कि किसी भी आध्यात्मिक संस्था, खासकर ब्रह्मा कुमारी का ही क्यों ना हो, आप जरूर एक बार 7 डेज का कोर्स करें और मेडिटेशन जरूर सीखें, और उसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह लें। ऐसा नहीं कि वहाँ चले जाएंगे तो शादी नहीं करनी पड़ेगी या लहसुन प्याज छोड़वा देंगे। नहीं, शादी न करना और करना वो आपका फैसला है। लहसुन प्याज और सात्विक खाना खाना, वो आज पूरे विश्व में देखिए सात्विक खाना के लिए आज प्रचार हो रहा है। विदेशों में हमारे स्कूलों में भी नॉनवेज बंद कर दिए जा रहे हैं। नॉनवेज से कितनी सारी बीमारियां हो रही है, आप देख ही रहे हैं आज की हालात, दुनिया की हालात। तो उसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह ले और फिर जीवन में अप्लाई करें, और देखेंगे मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा। ये मेरा दावा है। युवाओं, ये चीज़ जरूर करें आप। दोस्तों, आज हमारे अरविंद भाई जी की प्रेरणा, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सेवाएं की। जी हाँ, 21 साल और मात्र 18 साल की उम्र में आध्यात्मिक पथ पर चल पड़े। ऐसे दिव्य प्रतिभावान व्यक्ति, जिन्होंने अपने जीवन में सदा ही सबको आगे बढ़ाया और खुद भी परमात्म दुआओं से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व एक बार फिर हम नए एपिसोड में नए समय पर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू।